नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत को बताया महत्वपूर्ण। श्री मोदी ने भारत को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए किया आग्रह। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट को दी मंजूरी, लेकिन स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। राज्य के अंदर और राज्य के बीच आवागमन पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। देश में एक दिन में 10.5 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 76% से अधिक। राज्य में कोविड संक्रमण के 132 नए मामले सामने आए। राज्य में स्वस्थ होने की दर अब करीब 71%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि खासकर नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए उनकी क्षमता का उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप, चिरांगी ऐप, आस्क सरकार ऐप और स्टेप सेट गो ऐप की खासतौर से चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि आज के छोटे छोटे स्टार्टअप ही कल बड़ी कंपनियों में तब्दील होंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगी। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे स्थानीय खिलौनों को बढ़ावा दें। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्थानीय खिलौनों की एक समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कई प्रतिभावान और कुशल कारीगर हैं जिनमें अच्छे खिलौने बना सकने की विशेषज्ञता है। उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं। खासतौर पर गांव में लोगों की सहभागिता से इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। पोषण माह के दौरान माईगव पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। श्री मोदी ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो। रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ के दौरान माय गॉव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का अवसर मिला होगा और कोविड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का अवसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनिक प्रकार का न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है। खेल खेल में ही न्यूट्रिशन की शिक्षा आनंद प्रमोद के साथ वहाँ जरूर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट
से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे एक अवसर में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में भारी बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्योहारों, मेलों और धार्मिक उत्सवों का समय है और यह देखना सुखद है कि लोग त्योहार भी मना रहे हैं और कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल 7 सितंबर से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इनमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेगा। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के संस्थाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्य के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने राज्य को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की निगरानी करेगा। देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार का सिलसिला जारी है और यह दर आज 76.61% हो गई है। देश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 10,50,000 से अधिक परीक्षण करके कोविड-19 महामारी के नमूनों का परीक्षण करने का नया कीर्तिमान बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना महामारी का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या देश भर में उपलब्ध वेंटिलेटर्स की संख्या का सिर्फ 0.29% है, जबकि रोगियों में से करीब 2% मरीज ही आईसीयू में भर्ती हुई है। भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है और दुनिया में न्यूनतम स्तर 1.70 पर है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना महामारी से होने वाली मौत की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 78,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 35,42,734 हो गई है। इस समय देश में 7,65,302 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 948 मौतें हुई है, जिससे देश में अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 63,498 हो गई है।
राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के नए मामलों में फिर से तेजी दर्ज की गई है। शनिवार को प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के 132 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 31 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से, 27 मामले वेस्ट कामेंग जिले से और तवांग और पापुमपारे से 12 मामले दर्ज किए गए। हालांकि पिछले 36 घंटों के दौरान कोविड के 45 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 2700 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में स्वस्थ होने की दर लगभग 71% बनी हुई है। वहीं कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1116 हो गई है। प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक 1,61,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा ईटानगर में आज राज्य के गांव बूढ़ा और बूढ़ी को कानूनों की जानकारी देने और कानूनी साक्षरता के लिए एक वेबिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जावेप्लू चाई ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा राज्य में कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। वेबिनार में बोलते हुए राज्य के कृषि आयुक्त प्रशांत एस लोखंडे ने राज्य में गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी संस्था के वर्तमान परिदृश्य, उसकी भूमिका और न्यायिक प्रक्रिया में उनके योगदान की चर्चा की। वेबिनार में कई विशेष अतिथियों ने गांव बूढ़ा के कानूनी अधिकारों के जरिए इस संस्था को और अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत पर बल दिया। वेबिनार में वक्ताओं ने स्थानीय स्तर पर गांव बूढ़ा की सक्रिय भूमिका, परंपरागत मान्यताओं के साथ साथ कानून के साथ उनके तालमेल बनाने के लिए उचित उपाय किए जाने पर जोर दिया। अच्छा से रहना है और केस सेटल करने के लिए अच्छा से ट्राई करना है और जहाँ तक उल्टा सीधा बस्ती में अभी नहीं करना। अभी भी देखता है कि जगह जगह में हम लोग का कोविड का वजह से गाँव बुरा कहीं के में बहुत यह मारपीट भी हुआ है और गवर्नमेंट जैसे ऑर्डर देता है वो उसे ओवर ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ड्यूटी अपना निभाना है और ड्यूटी जैसे देता है ऐसे काम करो। नाबार्ड द्वारा इन दिनों राज्य में माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कौशल विकास के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाल ही में नाबार्ड के सहयोग से तांगसा बैग बनाने और डेयरी फार्म से जुड़े कारोबार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चांगलांग जिले के मनमाओ, नामपोंग और जयरामपुर की कुल 30 महिलाओं को तांगसा बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बन सके। वहीं नाबार्ड ने इस दौरान डेयरी विकास से संबंधित प्रशिक्षण शिविर में डेयरी उत्पाद बनाने के लिए स्थानीय ग्राम वासियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर बोलते हुए चांगलांग के जिला उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठाने वाले लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने उत्पाद को उचित कीमत पर बाजार में बेचें, जिससे उन्हें ज्यादा व्यापार मिले और भविष्य में उनके उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगेगी। उन्होंने डेयरी फार्म का प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों को बताया कि भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से डेयरी उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत 33% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल के आह्वान की याद दिलाते हुए कहा कि वे अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल राय ने बताया कि बैंक द्वारा कौशल विकास के ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि खेलो इंडिया गेम्स ने देश में खेलों और युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद की है। दूरदर्शन के साथ बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि 2021 के खेलो इंडिया आयोजन के साथ ही भारत ब्रिक्स गेम्स भी आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और देश भर में खेलों पर इसके प्रभाव को आज देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह खेल देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित करने का काम कर रहा है। For example, the Khelo India Youth Games has become by far the largest sporting event annually held in different states. More than 10,000 athletes participate in Khelo India Games, which is by far the largest in the country and one of the largest sporting event in the world. So this Khelo India gives a perfect platform to the young athletes, and you get the best of the talents from there. But Khelo India has been by far the biggest platform
for the youths of this country. It is a moment of realization for the young athletes. इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीने मुहर्रम के 10वें दिन योम ए अशूरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने जिस तरह समानता और न्याय पर जोर दिया वह ध्यान देने योग्य है और लोगों को ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों ओणम का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व चिंगम के महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पूकलम मनाते हैं और ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि ओणम एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बनता जा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।